देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, जो साल 1885 में बनी थी और इसके ठीक 35 साल बाद शिरोमणि अकाली दल का गठन हुआ। आज ये पार्टी 100 साल से ज्यादा पुरानी है, लेकिन इसके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ है। शिरोमणि अकाली दल एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका पहला बड़ा संघर्ष सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि गुरुद्वारों को महंतों के नियंत्रण से छुड़ाने के लिए हुआ था। जिस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चे निकाले, पंजाबी सूबे की मांग की, आंदोलन किया, जिस शिरोमणि अकाली दल ने कभी पंजाब सूबे की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाई, वो 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन और भी खराब हो गया। आज की इस कहानी में हम समझेंगे शिरोमणि अकाली दल का जन्म क्यों हुआ था, उसने पंजाब की राजनीति को कैसे बदला, मास्टर तारा सिंह से लेकर प्रकाश सिंह बादल तक नेतृत्व कैसे बदला, पंजाबी सूबे से आनंदपुर साहिब प्रस्ताव और फिर 1980 के दशक के संकट तक क्या हुआ, बीजेपी से गठबंधन क्यों हुआ और फिर क्यों टूटा, और आखिर में वो कौन से कारण थे जिन्होंने अकाली दल को उसके सबसे कमजोर दौर तक पहुंचा दिया। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप कड़क देख रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के इतिहास को समझने के लिए हमें 1920 के पंजाब में लौटना होगा। उस समय पंजाब ब्रिटिश शासन के अधीन था। गुरुद्वारों के प्रबंधन को लेकर सिख समाज में असंतोष लगातार बढ़ रहा था। कई महत्वपूर्ण गुरुद्वारे महंतों के नियंत्रण में थे। सिख नेताओं का आरोप था कि गुरुद्वारों का प्रबंधन धार्मिक मर्यादाओं और सामुदायिक हितों के अनुरूप नहीं चल रहा है। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भी पंजाब के राजनीतिक माहौल को गहराई से प्रभावित किया। इसी वातावरण में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन ने स्पीड पकड़ी। अक्टूबर 1920 में अमृतसर में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला और नवंबर में सिख प्रतिनिधियों ने एक केंद्रीय गुरुद्वारा प्रबंधन संस्था बनाने का ऐलान किया। 15 नवंबर 1920 को 175 सदस्यों वाली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी SGPC का गठन हुआ। इसके ठीक बाद 14 दिसंबर 1920 को अकाल तख्त साहिब के सामने अकाली दल की स्थापना हुई। शुरुआती दौर में ये एक स्वयंसेवी संगठन था जिसका मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों को महंतों के नियंत्रण से आजाद कराना था। इसके पहले अध्यक्ष के रूप में सरमुख सिंह झवाल का नाम मिलता है। बाद में 1922 में संगठन के नाम के साथ शिरोमणि शब्द जोड़ा गया, जिसके बाद इसका पूरा नाम हो गया शिरोमणि अकाली दल। अकाली दल के गठन के बाद गुरुद्वारा सुधार आंदोलन और तेज हो गया। तरन तारण साहिब, ननकाना साहिब और गुरु का बाग इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र बने। जनवरी 1921 में तरन तारण साहिब में अकाली दल जत्थे पर हमला हुआ और इसके बाद सिखों ने गुरुद्वारे के प्रबंधन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। फिर आया 20 फरवरी 1921 का दिन, जिसने इस आंदोलन को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। ननकाना साहिब में महंत नारायण दास और उनके समर्थकों ने सुधारवादी सिखों पर हमला कर दिया। SGPC के आधिकारिक इतिहास के मुताबिक इस घटना में लगभग 168 सिख शहीद हुए। इसके बाद आंदोलन और व्यापक हो गया। 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ और ऐतिहासिक गुरुद्वारों के प्रबंधन में SGPC की वैधानिक भूमिका स्थापित हुई। यह अकाली आंदोलन की पहली बड़ी राजनीतिक और संस्थागत सफलता थी। आज अकाली दल और कांग्रेस को पंजाब की दो अलग राजनीतिक धाराओं के रूप में देखा जाता है, लेकिन आजादी से पहले दोनों के रिश्ते इतने सीधे नहीं थे। 1930 और 1940 के दशक में अकाली नेताओं ने कांग्रेस के कई आंदोलनों में हिस्सा भी लिया और कुछ नेताओं के पास कांग्रेस और अकाली दल दोनों से जुड़ाव था। मास्टर तारा सिंह इसका प्रमुख उदाहरण थे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष के दिनों में दोनों एक साथ खड़े हो सकते थे, लेकिन सिख राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संवैधानिक अधिकारों और पंजाब के भविष्य जैसे सवालों पर अकाली दल के विचार कांग्रेस से अलग थे। अकाली दल के शुरुआती इतिहास में एक ऐसी घटना भी है जो ये दिखाती है कि उस दौर की राजनीति हमेशा केवल सामुदायिक हितों तक सीमित नहीं थी। 1930 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इसी दौरान मास्टर तारा सिंह ने पेशावर के पठानों के समर्थन में एक अकाली जत्था भेजने का फैसला किया। 10 मई 1930 को मास्टर तारा सिंह लगभग 100 सिखों के साथ पेशावर के लिए रवाना हुए। उन्हें लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया।
जबकि जत्थे के बाकी सदस्यों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बल प्रयोग किया गया। लेकिन जैसे जैसे भारत में संवैधानिक सुधारों की चर्चा बढ़ी, अकाली दल के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया। अगर भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था आने वाली है तो सिखों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना मिलेगा? सिख नेता चाहते थे कि भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था उनके प्रतिनिधित्व और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। लेकिन इन मांगों को लेकर कांग्रेस और अकाली दल के नेतृत्व के बीच मतभेद पैदा हुए। प्रतिनिधित्व का ये मुद्दा आने वाले कई सालों में अकाली राजनीति का एक महत्वपूर्ण आधार था। 1987 के पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और अकाली दल ने कई सीटों पर सहयोग किया। दोनों दलों ने मिलकर 32 सीटों में से 23 सीटें जीती। ये दोनों के लिए बड़ी चुनावी सफलता थी, लेकिन सरकार यूनियनिस्ट पार्टी ने बनाई। 1940 का दशक आते आते देश की राजनीति में बंटवारे को लेकर बातें होने लगी थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ा रही थी और अकाली दल इसका विरोध कर रहा था। अकाली नेतृत्व को आशंका थी कि अगर पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बनता है तो सिख समुदाय के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक हितों पर गंभीर असर पड़ेगा। अकाली दल की प्राथमिकता यूनाइटेड इंडिया थी, लेकिन उसका यह भी कहना था कि अगर पाकिस्तान बनता है तो सिखों के लिए अलग राजनीतिक व्यवस्था या अलग क्षेत्र की मांग की जाएगी। यही वो दौर था जब मास्टर तारा सिंह और महात्मा गांधी के बीच मतभेद बढ़ने लगे। पाकिस्तान के सवाल पर अकाली दल कांग्रेस से पूरी तरह सहमत नहीं था। इसके बावजूद ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई आंदोलनों में सहयोग की गुंजाइश बनी रही। 1947 में देश का विभाजन हुआ और पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। विभाजन में सिख समाज और पंजाब की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। अब अकाली दल के सामने आजाद भारत में पंजाब और सिख राजनीतिक पहचान के भविष्य को लेकर सवाल थे। 1947 के बाद अकाली दल की राजनीति का केंद्र बदल गया। अब गुरुद्वारों के प्रबंधन का सवाल मुख्य राजनीतिक मुद्दा नहीं था। पार्टी के सामने भाषा और क्षेत्रीय पहचान का प्रश्न तेजी से उभर रहा था। यहीं से शुरू हुई पंजाब सूबे की मांग। अकाली दल चाहता था कि पंजाबी भाषी क्षेत्र को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया जाए, लेकिन ये मांग सिर्फ प्रशासनिक पुनर्गठन का मामला नहीं थी। पंजाब में भाषा की पहचान धीरे धीरे धार्मिक और राजनीतिक पहचान से जुड़ने लगी। हिंदी और पंजाबी के बीच राजनीतिक खींचतान बढ़ने लगी। केंद्र और अकाली नेतृत्व के बीच तनाव भी पैदा हो गया। अकाली दल के लिए पंजाबी सूबा उसकी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मांग बन चुका था। पंजाबी सूबा आंदोलन के दौरान अकाली दल के भीतर नेतृत्व को लेकर भी संघर्ष शुरू हो चुका था। एक तरफ मास्टर तारा सिंह थे और दूसरी तरफ संत फतेह सिंह। दोनों पंजाबी सूबे की मांग के समर्थक थे, लेकिन आंदोलन की रणनीति और नेतृत्व को लेकर मतभेद बढ़ते गए। धीरे धीरे संत फतेह सिंह का प्रभाव बढ़ा और मास्टर तारा सिंह का राजनीतिक वर्चस्व कमजोर हुआ। ये संघर्ष इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे अकाली दल के भीतर धड़ेबाजी की वो राजनीति और मजबूत हो गई जो आने वाले कई दशकों में भी दिखाई देती रही। लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद केंद्र सरकार ने पंजाब के पुनर्गठन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। संसद ने पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 पारित किया और 1 नवंबर 1966 को नया प्रशासनिक ढांचा अस्तित्व में आया। पंजाब के पुनर्गठन के साथ हिंदी भाषी क्षेत्र अलग हो गया और हरियाणा बना। कुछ क्षेत्र हिमाचल में चले गए और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अकाली दल के लिए ये दशकों लंबे संघर्ष की बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसके बाद पार्टी के सामने एक नई चुनौती थी। पंजाबी सूबा बन चुका था, लेकिन क्या अकाली दल इस नए पंजाब में अकेले बहुमत हासिल कर सकता था? 1967 के चुनाव ने इसका जवाब भी दे दिया। 1967 के पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल को 104 सदस्यीय विधानसभा में 24 सीटें मिली थी। बहुमत से काफी दूर रहने के बावजूद पार्टी ने भारतीय जनसंघ और बाकी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने का रास्ता खोज लिया। गुरनाम सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने और पंजाब में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि यहीं से अकाली दल और जनसंघ के बीच की वो राजनीतिक समीकरण मजबूत होने लगे जो आगे चलकर अकाली दल और बीजेपी के लंबे गठबंधन में बदलने वाला था। एक तरफ अकाली दल का ग्रामीण सिख आधार था और दूसरी तरफ जनसंघ का शहरी हिंदू आधार। दोनों के सामाजिक आधार, दोनों के सामाजिक वोट बैंक अलग थे,
लेकिन कांग्रेस विरोध ने दोनों को एक साथ ला दिया था। इसी के साथ अकाली दल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। 1973 में अकाली दल ने यह प्रस्ताव पारित किया। इसमें भारतीय संघ के भीतर राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग की गई। अकाली दल चाहता था कि केंद्र के पास रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा जैसे मुख्य विषय रहें, जबकि राज्यों को बाकी क्षेत्रों में ज्यादा अधिकार दिए जाएं। इसके अलावा चंडीगढ़ को पंजाब को देने और पंजाबी भाषी क्षेत्रों के पुनर्समायोजन और नदी जल से जुड़े मुद्दों पर भी अकाली दल ने अपनी मांगे रखी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लेकर बाद में काफी राजनीतिक विवाद हुआ। आलोचकों ने इसे केंद्र के लिए चुनौती के रूप में देखा, जबकि अकाली दल ने इसे भारत के संघीय ढांचे के भीतर राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की मांग बताया। 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई, विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई हुई और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। अकाली दल ने इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन किया और उनके कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। यह अकाली दल की पुरानी मोर्चा राजनीति की वापसी थी। जिस तरह गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के दौरान जत्थे गिरफ्तारियां देते थे, उसी तरह इमरजेंसी के दौरान भी अकाली कार्यकर्ताओं ने आंदोलन और गिरफ्तारियों का रास्ता आजमाया। लेकिन पंजाब की राजनीति अब और ज्यादा खतरनाक दौर में प्रवेश कर रही थी। अकाली दल का प्रभाव पंजाब में बढ़ रहा था। इस प्रभाव को टक्कर देने के लिए 1977 में कांग्रेस नेता संजय गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरावाले को खड़ा कर दिया। पत्रकार और पूर्व सांसद कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा में यह भी बताया है कि कांग्रेस ने समय समय पर भिंडरावाले को पैसे भी दिए थे। 13 अप्रैल 1978 में अमृतसर में अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारी समुदाय के बीच हिंसक टकराव हुआ। कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा में इस टकराव की वजह भी बताई है। उनके मुताबिक निरंकारी समुदाय खुद को सिख मानता है, लेकिन सिख समुदाय उन्हें अपना हिस्सा नहीं मानता। दोनों के बीच आपसी दुश्मनी पहले से ही थी और 13 अप्रैल 1978 को बैसाखी के दिन ये दुश्मनी हिंसा में बदल गई। हिंसक झड़प में 16 सिख मारे गए। इस घटना ने पंजाब में धार्मिक तनाव को बढ़ा दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर जरनैल सिंह भिंडरावाले ने अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। पंजाब की राजनीति में धार्मिक पहचान, अकाली आंदोलन, केंद्र राज्य संबंध, खालिस्तान और उग्रवाद के सवाल आपस में जुड़ने लगे। 1982 में अकाली दल ने संत हरचंद सिंह लोंगेवाल के नेतृत्व में धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया। इसमें आनंदपुर साहिब प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों के साथ साथ चंडीगढ़, नदी जल और पंजाब के अधिकारों से जुड़े सवाल उठाए गए। फिर आया जून 1984 का समय। भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इस सैन्य कार्रवाई ने पंजाब और पूरे देश की राजनीति को हिला दिया। इसके कुछ महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 का दिन था, जिस दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में सिख विरोधी हिंसा शुरू हो गई। 1984 ने कांग्रेस और अकाली दल के रिश्तों को लगभग उस बिंदु पर पहुंचा दिया जहां से दोनों के बीच में पुराने राजनीतिक रिश्ते बनना अब मुश्किल हो गया था। वहीं 1985 में केंद्र सरकार और अकाली नेतृत्व के बीच बातचीत शुरू हुई। 24 जुलाई 1985 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के नेता संत हरचंद सिंह लोंगेवाल के बीच समझौता हुआ। इसमें चंडीगढ़, नदी जल विवाद और पंजाब से जुड़े अन्य मुद्दों को सुलझाने की दिशा में सहमति बनी। राजीव गांधी ने तब लोंगेवाल से मजाक करते हुए कहा था कि इस समझौते के बाद लोंगेवाल को भी उनकी ही तरह बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी पड़ेगी। वैसे अगर लोंगेवाल राजीव गांधी की इस बात को मान लेते तो शायद उनकी जान बच जाती, क्योंकि इस समझौते के कुछ ही समय बाद लोंगेवाल की हत्या कर दी गई। इसके बाद सुरजीत सिंह बरनाला के नेतृत्व में अकाली सरकार बनी, लेकिन पंजाब में हिंसा जारी रही। 1987 में बरनाला सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। पंजाब को सामान्य स्थिति में लौटने में कई साल लग गए। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक के शुरुआत में पंजाब की राजनीति धीरे धीरे बदलने लगी। उग्रवाद कमजोर पड़ गया, चुनावी राजनीति फिर से केंद्र में आई और इसी दौरान प्रकाश सिंह बादल का प्रभाव लगातार बढ़ा।
उन्होंने अकाली दल के अलग अलग गुटों को एक साथ लाने की कोशिश की और पार्टी को एक व्यापक राजनीतिक संगठन के रूप में खड़ा किया। यहाँ अकाली दल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। पार्टी की भाषा अब सिर्फ सिख राजनीतिक अधिकारों तक सीमित नहीं रही। उसने पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत की व्यापक पहचान को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाया। इसके लिए अकाली दल ने बीजेपी के साथ गठबंधन भी किया। अकाली दल और बीजेपी का रिश्ता अचानक से नहीं बना था। इसकी जड़ें 1967 में जनसंघ के साथ गठबंधन तक जाती हैं। लेकिन 1990 के दशक में संबंध ज्यादा मजबूत हुआ। फिर साल 1992 में शिरोमणि अकाली दल ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया। 1992 तक बीजेपी और अकाली दल अलग अलग चुनाव लड़ते और चुनाव के बाद गठबंधन कर लेते। 1996 में अकाली दल ने मोगा डिक्लेरेशन पर साइन किया और 1997 में पहली बार साथ में चुनाव लड़ा और भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। मोगा डिक्लेरेशन में 3 बातों पर जोर दिया गया था। पहला, पंजाबी आइडेंटिटी, दूसरा आपसी सौहार्द और तीसरा राष्ट्रीय सुरक्षा। 1984 के दंगों के बाद से इस आपसी सौहार्द का माहौल काफी खराब हो गया था और इसलिए दोनों पार्टियां साथ में आईं। 1997 से लेकर 2021 तक अकाली दल ने बीजेपी के साथ मिलकर 3 बार सरकार बनाई और तीनों बार प्रकाश सिंह बादल ही मुख्यमंत्री बने। इस गठबंधन की खासियत यह भी थी कि दोनों दल के सामाजिक आधार एक दूसरे के पूरक थे। अकाली दल ग्रामीण पंजाब और सिख मतदाताओं के बीच बहुत मजबूत था, जबकि बीजेपी का आधार मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र और हिंदू मतदाताओं के बीच था। यानी जिस समीकरण की शुरुआत 1967 में जनसंघ के साथ हुई थी, वही 1990 के दशक में पंजाब की सत्ता का मजबूत मॉडल बन गया। 1997 के बाद प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने और पंजाब की राजनीति में बादल परिवार का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। 2007 में अकाली बीजेपी गठबंधन ने फिर सत्ता हासिल की और 2022 में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में सफल रहा। यह अकाली दल के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी, लेकिन इसी दौरान अकाली दल पर परिवार केंद्रित राजनीतिक पार्टी बनने का आरोप लगने लगा। सुखबीर सिंह बादल का पार्टी में प्रभाव बढ़ा, वे पार्टी अध्यक्ष बने और उप मुख्यमंत्री भी रहे। सत्ता और संगठन दोनों में बादल परिवार की भूमिका मजबूत होती चली गई और इसी बदलाव के कारण आगे चलकर पार्टी के भीतर असंतोष की भावना पैदा होने लगी। अकाली दल के भीतर सत्ता और संगठन के नियंत्रण को लेकर प्रकाश सिंह बादल और गुरचरण सिंह टोहरा के बीच मतभेद शुरू हो गया। संघर्ष बार बार सामने भी आया। 1999 में गुरचरण सिंह टोहरा को पार्टी से बाहर कर दिया गया और अलग राजनीतिक धड़ा देखने को मिला। बाद के दौर में प्रकाश सिंह बादल और मनप्रीत सिंह बादल के बीच भी राजनीतिक मतभेद देखने को मिले। मनप्रीत बादल प्रकाश सिंह बादल के भतीजे हैं। बाद में उन्होंने अलग पार्टी बनाई और कुछ समय बाद कांग्रेस में चले गए। फिर आता है 2015 का वो दौर जो अकाली दल के लिए शायद सबसे निर्णायक सालों में से एक था। पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाओं ने सिख समुदाय में भारी आक्रोश पैदा कर दिया। बरगाड़ी की घटना, महबल कला में पुलिस फायरिंग और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को अकाल तख्त से मिली विवादास्पद माफी ने पार्टी की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया। अकाली दल पर यह आरोप लगने लगा कि वो धार्मिक संस्थाओं पर जरूरत से ज्यादा राजनीतिक प्रभाव रखता है। इसी दौरान पंजाब में ड्रग्स का मुद्दा फिर से विपक्ष की राजनीति का बड़ा हथियार बन गया। इन तमाम मुद्दों ने अकाली दल के पारंपरिक पंथक आधार में असंतोष को बढ़ा दिया और 2017 के चुनाव में इसका सीधा असर दिखाई दिया। 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता हासिल की और आम आदमी पार्टी एक बड़ी विपक्षी ताकत बनकर उभरी। अकाली और बीजेपी गठबंधन सत्ता से बाहर हो गया। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये संकेत था कि पंजाब में अकाली दल का पारंपरिक राजनीतिक समीकरण अब कमजोर हो चुका है। अब पार्टी के सामने सिर्फ कांग्रेस की चुनौती नहीं थी, आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब की राजनीति में अपना मजबूत आधार बना लिया था। फिर आया 2020 का समय। केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई। पंजाब में किसानों का विरोध तेज हो गया। अकाली दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में था, लेकिन उनका अपना राजनीतिक आधार पंजाब के किसानों के बीच था। इसी दबाव के बीच हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया
और सितंबर 2020 में अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का फैसला कर लिया। ये फैसला बेहद अहम था, क्योंकि जिस बीजेपी के साथ मिलकर अकाली दल का राजनीतिक रिश्ता दशकों पुराना चला, अब वही गठबंधन खत्म हो चुका था। बीजेपी से अलग होने के बाद अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया और उम्मीद की कि पारंपरिक सिख वोट के साथ साथ दलित मतदाताओं का समर्थन जोड़कर पार्टी अपनी पुरानी राजनीतिक ताकत को हासिल कर सकती है। लेकिन 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में नतीजे बेहद खराब हो गए। आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाई। अकाली दल सिर्फ 3 विधानसभा सीटों पर सिमट गई। एक ऐसी पार्टी जिसने पंजाब में सरकारें बनाई थी, जिसके नेता कई बार मुख्यमंत्री रहे थे और जिसका संगठन राज्य की राजनीति में बेहद मजबूत माना जाता था, वो अब विधानसभा में केवल 3 सीटों पर सिमट गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल की मुश्किलें कम नहीं हुई। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में पार्टी ने सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल की। यानी एक समय पंजाब की राजनीति की केंद्रीय धुरी रही ये पार्टी अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अपनी जगह तलाश कर रही है। इसी दौरान पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ा और नेतृत्व को लेकर सवाल तेज हो गए। सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व पर पार्टी के भीतर से ही सवाल उठने लगे और अकाली दल के बागी नेताओं का एक गुट सामने आया। अकाली दल की गिरावट को सिर्फ एक कारण से समझना बेहद मुश्किल होगा। इसके पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक और संगठनात्मक कारण रहे। सबसे पहले नेतृत्व का केंद्रीकरण। पार्टी पर लंबे समय से यह आरोप लगता रहा कि निर्णय लेने के लिए जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है और बादल परिवार के आसपास ही केंद्रित हो गई है। दूसरा बड़ा कारण था धार्मिक संस्थाओं के साथ पार्टी के रिश्ते। एसजीपीसी और अकाली दल का ऐतिहासिक संबंध उसकी पहचान का हिस्सा है, लेकिन जब धार्मिक संस्थाओं के फैसलों को राजनीतिक नजरिए से देखा जाने लगा तो इससे पार्टी को नुकसान हुआ। तीसरा बड़ा कारण 2015 की बेअदबी की घटनाओं में तेजी से इजाफा होना, जिन्होंने पार्टी के पंथक आधार को गहराई से कम कर दिया। चौथा बड़ा कारण पंजाब में ड्रग्स और शासन से जुड़े सवाल थे, जिनका विपक्ष ने लगातार इस्तेमाल किया। और पांचवा कारण था नए राजनीतिक विकल्प का सामने आना। जिस पंजाब में लंबे समय तक कांग्रेस और अकाली दल के बीच मुकाबला बना रहता था, वहां आम आदमी पार्टी ने एक नया राजनीतिक स्पेस तैयार किया और 2022 में सत्ता उनके हाथ में चली गई। लेकिन शिरोमणि अकाली दल की कहानी को सिर्फ उत्थान और पतन की कहानी कहना भी ठीक नहीं होगा। 1920 में इसका जन्म गुरुद्वारों के प्रबंधन की लड़ाई से शुरू हुआ था और 100 साल पुरानी इस पार्टी ने राजनीति में बड़ा लंबा सफर तय किया। कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन 2015 के बाद पार्टी का पंथक आधार इतना कमजोर हो गया। 2017 में उनके हाथ से सत्ता चली गई। 2020 में बीजेपी से दशकों पुराना गठबंधन टूट गया। 2022 में पार्टी सिर्फ 3 विधानसभा सीटों पर सिमट गई और 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीत पाई। अब 2026 में अकाली दल के सामने सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वो अगले चुनाव में कितनी सीटें जीत पाएंगे। अकाली दल के सामने असली सवाल ये है कि क्या वो अपने इतिहास और अपने वर्तमान के बीच कोई नया राजनीतिक रास्ता खोज पाएंगे। एक ऐसा रास्ता जिससे न सिर्फ पार्टी के भीतर हो रही गुटबाजी खत्म हो जाए, बल्कि पंजाब की जनता भी उसे स्वीकार कर ले। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है कि अकाली दल का भविष्य क्या होने वाला है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। मेरा नाम है आयुष। इस वीडियो को कैमरे पर शूट किया था मेरे साथी दीपक ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।